तो दोस्तों हाल ही में मैं अपने एक फ्रेंड से मिला। हम दोनों के बीच काफी बातचीत हुई, पर वो मुझसे काफी नाराज था। वो कहता है, भाई तुम तो इतना बिजी रहते हो, पार्टीज पर नहीं आते, वेकेशन पर भी नहीं चलते, सिर्फ काम करते रहते हो, इसका रीजन क्या है। अब ऐसे में तो सबसे पहले मैंने उसको सॉरी कहा, पर मैंने उसे बताया कि यार मैं अपनी जॉब के साथ एक स्किल से भी अर्निंग सोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, साथ ही इन्वेस्टिंग से रिलेटेड क्लासेस भी देख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बिजी रहता हूँ। अब ऐसे में उसने मुझसे पूछा कि तुम इतना पैसा कमा कर करना क्या चाहते हो, रिटायर होने के बाद तो तुम अपने कमाए हुए पैसों को ठीक से यूज भी नहीं कर पाओगे और न ही लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, तो इस सब का फायदा क्या है। ऐसे में मैंने उससे पूछा कि तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, तुम कब तक रिटायर होंगे। तो उसका जवाब था अराउंड 60 साल तक। पर क्यों। इस पर मैंने उससे कहा कि मुझे 60 साल तक का वेट नहीं करना है, मुझे अगले ही कुछ सालों में रिटायर होना है। मेरी बात सुनकर पहले तो वो हंसा, पर जब मैंने उसे एक ऐसे इंसान के बारे में बताया जो आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में सिर्फ 45 साल की उम्र में रिटायर हो चुका है, तब उसे मेरी बात पर यकीन हुआ। जी हाँ दोस्तों, उस इंसान का नाम है मिस्टर केरी सीगल। केरी को बचपन में ही समझ में आ गया था कि मनी इज इम्पोर्टेंट। उन्हें हर कोई सिर्फ यही कहता था कि तुम्हें रिच बनने के लिए जल्दी से जल्दी अर्निंग शुरू करनी पड़ेगी और बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा। दोस्तों दुनिया के 90% लोग किसी न किसी चीज को पाने के लिए अर्निंग कर रहे हैं। लाइक किसी को टॉप मॉडल कार चाहिए, किसी को एक हाई क्लास बंगला लेना है, तो किसी को एक महंगा फोन लेना है। बिल्कुल इसी तरह केरी भी कुछ इसी तरह के गोल्स रखते थे। अपने करियर की शुरुआत में केरी सिर्फ पैसे ही कमाए चले जा रहे थे, पर बाकी लोगों की तरह वो भी अपने पैसों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जिसे उन्होंने चेंज करने का ट्राई किया। तो उन्हें काफी अमेजिंग फाइनेंशियल एक्सपीरियंस मिले। उनकी इस अमेजिंग फाइनेंशियल जर्नी से हुआ ये कि वो एक बहुत ही यंग यानी सिर्फ 45 साल की उम्र में ही रिटायर हो पाए और अपने इन्हीं एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल लेसन को उन्होंने अपनी बुक व्हाई डिडंट दे टीच मी इन द स्कूल में लिखा है। केरी का मानना यह है कि अगर किसी बच्चे या यंग पर्सन को स्कूल या कॉलेज से ही ये बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज मिल जाए तो वो एक फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जी पाएगा। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको व्हाई डिडंट दे टीच मी इन द स्कूल बुक से 7 ऐसे अमेजिंग फाइनेंशियल और लाइफ लेसन देने वाला हूँ, जिनको जानने के बाद आपकी फाइनेंशियल जर्नी भी काफी इजी और अमेजिंग बन जाएगी। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि मैरिज का आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, वर्किंग फॉर लर्निंग। दोस्तों ऑथर हमें बताते हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग की जॉब्स होती है वहाँ हम काम करने का एक कल्चर और अपना करियर बिल्ड करना सीख रहे होते हैं, पर बहुत से लोग अपनी जॉब को अपनी सैलरी से मेजर करने लग जाते हैं। और अपनी इंडियन सोसाइटी में तो ये कुछ ज्यादा ही होता है, जहाँ हम खुद नहीं बल्कि लोग हमारी सैलरी से कंपेयर करने लग जाते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि लोग 2-3 महीनों तक लगातार अपनी जॉब्स बदलते रहते हैं। दोस्तों ऑथर हमें बताते हैं कि जैसे स्कूल में कुछ सीखने के लिए हमें फीस देनी पड़ती है, ठीक उसी तरह जो काम के दौरान आपको सैलरी मिलती है, आपको उसे खर्चे की तरह नहीं बल्कि फीस की तरह देखना है जो आपको काम सीखने के लिए मिली है। इसलिए आपको अपनी शुरुआती जॉब को सैलरी से कंपेयर नहीं करना है, बल्कि उस पैसों से और उस टाइम को अपने आसपास से नॉलेज गेन करने में यूज करना है। लोगों के बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स और उनके वर्क एथिक्स को ऑब्जर्व करो और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के ऊपर मेहनत करो। और सिर्फ अपनी अर्निंग्स नहीं बल्कि लर्निंग्स के लिए भी काम करो। और एक बहुत ही मशहूर कोट है, अनसक्सेसफुल वो नहीं जिसने लाइफ में कम पैसा कमाया हो, बल्कि वो होता है जिसने जिंदगी में कुछ सीखा ना हो। अब आता है लेसन नंबर 2, मैरिंग द फाइनेंशियली राइट पर्सन। ऑथर हमें बताते हैं कि मोस्टली मैरिड कपल के बीच में फाइट होने का सिर्फ एक ही मेन रीजन होता है और वो है पैसा। जब हमें किसी को इम्प्रेस करना होता है तब हम उस पर्सन के लिए थोड़े अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, यानी जो हम नहीं हैं हम उन्हें वो दिखाना पसंद करते हैं। मोस्टली लोग जिनका पे चेक काफी लिमिटेड रहता है वो महंगी महंगी डेट्स पर जाते हैं, वेकेशंस प्लान करते हैं और इसी सब शो ऑफ के चक्कर में वो काफी पैसे खर्च भी कर देते हैं। केरी हमें बताते हैं कि आप जिस पर्सन को जैसे दिखाओगे वो आपको वैसे ही अज्यूम करने लग जाएगा और अनरियलिस्टिक होने की वजह से वो आपसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी रखेंगे। और फ्यूचर में जब आप उन ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाओगे तब लड़ाइयाँ होना या फेल्ड मैरिज होना तो लाजमी है। इसलिए हमें एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप रखनी चाहिए जो फाइनेंशियली रिच नहीं बल्कि गुड फाइनेंशियल हैबिट्स वाला हो। एक ऐसा पार्टनर जो सोच समझ के पैसा खर्च करता हो, जो अपने फाइनेंस को ठीक से मैनेज करता हो और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स रखता हो। एक रिलेशनशिप में जब दोनों ही पार्टीज फाइनेंशियली लिटरेट और रियलिस्टिक होती हैं तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ भी जी जा सकती है। लेसन नंबर 3, स्टे मैरिड। अगर आपको लाइफ में एक ऐसा पार्टनर मिल गया है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उस पर्सन से हमेशा मैरिड रहो, क्योंकि डाइवोर्स फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा रीजन होता है। ऑल्दो इंडिया में डाइवोर्स रेट इतना नहीं है, बट यूएस यूके जैसी कंट्री में काफी है। ऑथर बताते हैं कि मैं अर्ली रिटायरमेंट इसलिए ले पाया क्योंकि मुझे एक राइट पार्टनर मिला और मैं अभी तक शादीशुदा हूँ। वहीं मेरे कलीग्स काफी परेशान रहते हैं अपनी वाइफ और अपनी
फाइनेंशियल लाइफ को लेकर। और जैसे कि आप सब जानते हो कि 2019 में जेफ बेजोस का डाइवोर्स हुआ था, जिसका टोटल सेटलमेंट अमाउंट था $38 बिलियन, जिससे मैकेंजी बेजोस तो वर्ल्ड की 3rd रिचेस्ट लेडी बन गई। पर जेफ टॉप 10 रिचेस्ट मैन की पोजीशन में नंबर 1 से नंबर 6 पर आ पहुंचे थे। सो रिमेंबर, स्टेइंग मैरिड कैन यू मेक ए मिलेनियर। लेसन नंबर 4, लिव बिलो योर मीन्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी वॉरेन बफेट सैमसंग का एक फ्लिप फोन यूज करते हैं। और जब उनसे ये पूछा गया कि आप सिर्फ यही फोन क्यों रखते हो, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मुझे कभी और किसी फोन की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑथर कैरी सीकल भी हमें यही बताते हैं कि अगर एक बार अपनी स्पेंडिंग की टेक्निक्स को आप खराब कर देते हो तो वो हमारी आदत बन जाती है। यानी एक बार जब कोई अननेसेसरी खर्चा कर देते हो तो बाद में वो खर्चा आपको अननेसेसरी नहीं लगता और आप यूज्ड टू हो जाते हो। पर अगर आप अपनी जरूरतों को कम कर सकें, सिर्फ जितना जरूरत हो उतना ही खर्चा करें, तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना आसान हो जाएगा। आइए इसे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको 2 लाख की एक बाइक चाहिए जिस पर आप ऑफिस जा सको। पर अगर आपका ऑफिस सिर्फ 3-4 किलोमीटर की ही दूरी पर है तो 2 लाख की बाइक खरीदना एक सही आइडिया नहीं है, बल्कि आप 60,000 के एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी खरीद सकते हो और बाकी बचे हुए 1,40,000 को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। या फिर आप किसी एक ट्रिप पर जा सकते हो जिसे आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो। देखो दोस्तों, लिव बिलो योर मीन्स का मतलब ये नहीं होता कि आप एकदम कंजूस बन जाओ, बल्कि ऐसी चीजों पर खर्चा करो जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा हो। अब आता है लेसन नंबर 5, डेवलप ए रिटर्न बजट एंड इवेल्युएट इट एवरी मंथ। बजटिंग का सिंपल सा मतलब है एक्सपेंसेस को कम करना और सेविंग को इंक्रीज करना। और इसके लिए ऑथर में DTA मेथड सजेस्ट करते हैं, जिसका मतलब है डेवलपिंग, ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग योर बजट। डेवलपिंग ए बजट का मतलब है कि आपको अपने बजट को कहीं पर लिख कर या पुटअप करके रखना चाहिए, लाइक कोई डायरी, एक्सेल शीट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पर। उसमें आपके जो इनकम के मल्टीपल सोर्सेज है, लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा, ये सब कितनी हुई है। फिर उस शीट में आपको अपने एक्सपेंसेस लाइक हाउस रेंट, मॉर्गेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरीज, रेस्टोरेंट, केबल, इंटरनेट जैसे एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है। फॉर एग्जांपल, आपकी सभी इनकम का टोटल हुआ 75,000 रुपए और आपका एक्सपेंसेस हुआ 50,000 रुपए, यानी यहाँ पर आपने कुल 25,000 रुपए सेव किए। बजट को एनालाइज करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप कैसे अपनी इनकम को इंक्रीज या एक्सपेंसेस को डिक्रीज करके अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हो। जैसे इस एग्जाम्पल में आपकी सेविंग थी 25,000 रुपए और आपको अपनी सेविंग इंक्रीज करनी है अप टू 35,000। तो एनालिसिस में आपको ये देखना होगा कि आप कहाँ पर अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप रेस्टोरेंट में ज्यादा स्पेंड करते हो या शॉपिंग बहुत करते हो तो उसे कम कर दो। आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी चीजें मुझे नहीं करनी है या कौन कौन से खर्चों को नहीं बढ़ाना है, जिससे आप अपने सेविंग्स को 25,000 से 35,000 तक इंक्रीज कर पाओ। और अगर आप एक यंगस्टर हो तो आपके पास अभी सबसे अच्छा टाइम है और आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले। अब आता है लेसन नंबर 6, द 50% रूल एंड शॉप अराउंड डिस्काउंट्स। दोस्तों, हम में से कितने लोग होते हैं जो अपनी सैलरी इंक्रीज होते ही अपने खर्चों को भी इंक्रीज कर देते हैं। शॉपिंग करना, कुछ महंगी चीजें EMI पर खरीदना, इन सभी चीजों में फंस जाते हैं और जब मंथ एंड में कैलकुलेट करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कोई सैलरी इंक्रीज ही नहीं हुई। ऑथर में कहते हैं कि जो चीज हम ये सारे खर्चे करने के बाद सोचते हैं उसको पहले ही सोच लेना चाहिए। यानी मान लो कि आपकी सैलरी इंक्रीज हुई ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर कहते हैं कि आपकी सैलरी 40,000 पर मंथ है और नेक्स्ट मंथ वो इंक्रीज होकर 50,000 हो जाती है, तो आपको अपनी इंक्रीज सैलरी यानी 10,000 रुपए से 50% कहीं इन्वेस्ट या सेव करके रख लेना चाहिए। और ऐसा समझना चाहिए कि आपकी सैलरी इंक्रीज ही नहीं हुई है। इससे 2 फायदे होंगे। पहले तो आपको सेविंग या इन्वेस्टिंग की अच्छी हैबिट्स आएगी और आप अननेसेसरी खर्चों से भी बच जाओगे। और अगर आपको खर्चा करना भी है तो आपको वेट करना चाहिए आपके मनपसंद ब्रांड्स के बिग डिस्काउंट्स का। जैसे मैं हर साल की स्टार्टिंग में एक विश लिस्ट बना लेता हूँ और जब उन प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट चल रहा होता है उन्हें तब खरीद लेता हूँ। और ऐसा करके अगर आप साल में सिर्फ 2 बार भी शॉपिंग्स करते हो तो आप 20% से भी ज्यादा सेव कर सकते हो, जिसको स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या FD में सेव करके एक बेटर फ्यूचर जी सकते हो। यानी इससे हमें ये समझ आता है कि आप सैलरी इंक्रीज होते ही आपको 50% सेव या इन्वेस्ट करना है और शॉपिंग करने के लिए बिग डिस्काउंट का वेट करना है। अब आता है लेसन नंबर 7, मैनेज योर ओन मनी। ऑथर हमें कहते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए हो सके तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास मत जाओ। जितना हो सके उतनी फाइनेंशियल नॉलेज आपको खुद से ही लेनी चाहिए। हो सके तो न्यूज़पेपर, आर्टिकल से, ब्लॉग से या फिर यूट्यूब वीडियो से आपको खुद ही सीखना चाहिए। ऑथर ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो अपने स्टार्टिंग दिनों में इन्वेस्टिंग कर रहे थे तब उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर थे उनसे एडवाइस ली और उनके ब्रदर इन लॉ ने उन्हें चीट किया, जिस वजह से उन्हें काफी लॉस फेस करना पड़ा। और हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो क्योंकि आप नए हो और इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के बारे में आपको उतना पता भी नहीं है जिसका कोई भी फायदा उठा सकता है। इसलिए जितना हो सके हमें खुद से सीखना चाहिए। ऑथर हमें बताते
बताते हैं कि आपको सबसे पहले खुद एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसे हम डीमेट अकाउंट भी कहते हैं, ओपन करना चाहिए। फिर नॉलेज लेकर छोटे छोटे फंड्स और स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, वो भी छोटे छोटे अमाउंट से, जिससे आपको नॉलेज भी मिलेगी और आप फिर से समझ पाओगे कि किसी स्टॉक्स की वैल्यू पर कितने पैसे लगाकर खरीदना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए एक बार किसी पर डिपेंडेंट हुए तो आप जिंदगी भर उसी एक इंसान के भरोसे सारे डिसीजन लोगे। लेकिन अगर आप खुद सीख कर इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टॉक्स की काफी अच्छी नॉलेज भी मिलेगी। तो दोस्तों, इस बुक से हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइक मैरिज, एजुकेशन को सही तरीके से हासिल करना चाहिए। साथ ही हम 50% रूल और बजटिंग्स के कुछ रूल को फॉलो करके एक रिटायर यंग और रिटायर रिच वाले प्लान को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें और इसी तरह की फाइनेंशियल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।